जब शर्जील इमाम और उमर खालिद का मामला पहुंचता है तो कुछ और निर्णय दिया जाता है, और वहां जब कोई और मामले पहुंचते हैं, दूसरी बेंचों में कुछ और मामले पहुंचे हैं, तब भी ये धारणा मजबूत हो रही है वहां पर जमानत के आदेश किए गए हैं और इसमें जमानत के आदेश नहीं है। भरत तिवारी और बनाम हम शाहरुख पठान को ले या हिंदू बनाम मुसलमान को ले, तो ये असली सवाल नहीं है, बल्कि सवाल ये है कि क्या हर नागरिक को समान न्याय मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। कोई अपराधी का धर्म नहीं होता, अपराध का धर्म नहीं होता, मगर मीडिया जब हेडलाइन बनाती है तो वो कहीं ना कहीं धर्म के आधार पर बनाती है। यकीनन उसका खात्मा होना चाहिए। एक 13 साल के बच्चे के कातिल तनीम बास्तिक के स्वागत की तस्वीर मैंने देखी। एक तो बहुत दिन वो अपने आप की पहचान छुपाए रहा, वो अपने आप को एक्स मुस्लिम कहता था और मुस्लिम धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करता था, तो इसलिए वो कुछ लोगों का प्यारा हो गया और वो इतना बड़ा प्यार उस पर आया कि वो दोबारा से पकड़ा गया और जब छूट कर आया तब भी उसका स्वागत हुआ। राम रहीम का पैरोल का जश्न मनाया गया, आसाराम के समर्थक भी उमड़ पड़े और बुलंदशहर में एक दरोगा के कातिल का भी स्वागत जुलूस निकाला गया। कठुआ के केस में आरोपियों के समर्थन में रैलियां निकाली गई और उसमें सरकार के मंत्री शामिल हुए। उन्नाव मामले में भी जो मुजरिम है उनके समर्थकों की कमी नहीं है, और जो मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे उसके भी आरोपियों का स्वागत हुआ, और जो बिहार में रोजेदार रोशन खातून के कथित हत्यारे हैं उनकी भी जो जमानत मिली तब भी उनका जुलूस निकाला गया। ये तो ट्रेंड बहुत ही आगे बदल गया है। तो जब हम अपराधियों का स्वागत करेंगे, उनका धर्म देखकर उनका स्वागत करेंगे और उनके जुर्म को भूल जाएंगे, तो यकीनन ये बहुत बड़ा सवाल बनता है। जय हिंद, जय भीम, आदाब। आप देख रहे हैं जनसोच का एक खास कार्यक्रम आखिरी कतार। इसमें हम बात करने की कोशिश करते हैं उन लोगों की जिन लोगों को हाशिए पर पहुंचा दिया गया है और उन लोगों को एक तरीके से इंसाफ हो या फिर सही तरीके से समाज में रहने की जो चीजें होती हैं उनमें भी उनको आखिरी कतार में खड़ा कर दिया गया है। चाहे वो पुलिस कार्रवाई हो, चाहे वो शासन प्रशासन की कार्रवाई हो, उसमें हमेशा उनको दोहरापन या दोहरा रवैया अपनाने को मिला है। ऐसे ही हम बात करने की कोशिश करेंगे ऐसे मुद्दों पर जिनमें कि हाल ही में उनको दोहरे रवैये, दोहरे कानून को उनको देखने के लिए मिला है उन केसों में। जिस तरीके से देखा जाए तो कि अगर एक अल्पसंख्यक समाज का अगर कोई व्यक्ति छोटी सी टिप्पणी करते सोशल मीडिया पर तो उस पर केसों की भरमार लग जाती है, और वहीं दूसरा व्यक्ति अल्पसंख्यकों पर कुछ भी कहता रहे उन पर कोई भी असर नहीं पड़ता, और केस अगर होता भी है तो हाथ के हाथ उसको जमानत दे दी जाती है। ऐसे ही कई मामले हैं जिन पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। पिछली बार जिस तरीके से हमने एडवोकेट उस्मान साहब से बात की और उनकी एक तरीके से जो बात उन्होंने रखी वो कई सारे बड़े बड़े चैनलों ने उठाई और हम उसमें उस आवाज को उठाने में कामयाब रहे उन लोगों की। अब उसी और मुद्दों के साथ आज हम उस्मान साहब से बात करेंगे, क्योंकि आप एडवोकेट हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कि इन केसों में आप क्या समझते हैं और किस तरीके से इनमें कार्रवाई होनी चाहिए थी या ये दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए एडवोकेट उस्मान साहब हैं जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं और आए दिन अपने लेखों से, अपने इंटरव्यू से समाज में जागरूकता फैलाते रहते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एडवोकेट उस्मान साहब। मैं बात करूंगा आज उन्हीं चीजों पर जिस तरीके से कि चीजें हैं कि एक केस में एक व्यक्ति को, या कहें कि मैं सीधी बात करता हूं कि मार्च में गंगा में अफ्तार पार्टी होती है, 14 लोगों पर एफआईआर होती है और लगभग 2 महीने से ज्यादा उनको बेल मिलने में लग जाते हैं। वहीं बीजेपी के नेता उसी गंगा में चिकन पार्टी करते हैं, शराब पार्टी करते हैं, उनको एक दिन में ही जमानत दे दी जाती है मजिस्ट्रेट के द्वारा। तो इसमें क्या बड़ी कमी है, क्या चीजें हैं, उस चीज पर मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगा। देखिए, मैं सबसे पहले आपके पूरे उस सवाल को समझते हुए इस बात को सिर्फ एक घटना से नहीं जोड़ना चाहता, बल्कि जब मैं इसे पूरे परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश करता हूं और पिछले काफी वक्त से, बल्कि कई सालों से अगर मैं इस सब चीज को देखने की कोशिश करूं तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आपका सवाल बनता है कि इंसाफ का पैमाना एक है या 2 अलग अलग कानून है। तो मैं इस रोशनी में बात करूंगा सबसे पहले भारत के संविधान की। तो वो ये वादा करता है कि हर नागरिक कानून की नजर में बराबर है। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार देता है और अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है।
लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है, क्या ये बराबरी कानून की किताब से निकलकर जमीन पर भी बराबर दिखाई देती है? और जब हम उस बहुत सारी घटनाओं को देखते हैं तो यकीनन ये बराबरी नहीं है, बल्कि उन घटनाओं पर जो कार्रवाई हुई है उसने ये बात बहस के रूप में तेज कर दी। दिल्ली का तरुण हत्याकांड है, और भिवाड़ी का आमिर हत्या, मधुबनी में रोशन खातून की मौत, दरभंगा में अब्दुल सलाम की पिटाई से मौत, लखनऊ में उनैस खान की गोली लगने से मौत, बुलंदशहर में यूसुफ की पिटाई के बाद मौत। हर घटना के बाद एक ही सवाल उठा कि क्या कानून की रफ्तार और सामाजिक प्रतिक्रिया सबके लिए समान है? तो अब अगर हम दिल्ली के चर्चित मामले में अदालत द्वारा जो दोष तय करने का है, तो पहले ही बुलडोजर कार्रवाई चर्चा का विषय बन गई, जबकि सर्वोच्च न्यायालय कई बार यह कह चुका है कि बुलडोजर न्याय का विकल्प नहीं हो सकता। तो अब इससे सवाल यह पैदा हुआ कि सजा अदालत तय करेगी या प्रशासन या लोगों की भीड़। अब इसी तरह से हम बात करें नासिर और जुनैद हत्याकांड की, तो आरोपी थे मानू मोनेसर, उनको जमानत मिली, जबकि उमर खालिद और शर्जील इमाम 5 साल से बिना किसी मुकदमे के, बिना चार्जशीट के जेल में बंद है। अब कानूनी विशेषज्ञ कहते हैं कि यूएपीए जैसे कठोर कानून जमानत को कठिन बना देते हैं, मगर आम नागरिक ये जानना चाहता है कि ऐसे कानून किन मामलों में लागू होते हैं और किन मामलों में नहीं होते। तो उमर खालिद और शर्जील इमाम के मामलों में अंतिम फैसला अदालत को करना है, मगर लगातार वर्षों तक मुकदमा लंबित रहना, अभी मुकदमा शुरू ही नहीं हुआ, चार्जशीट का इंतजार करना, ये यकीनन चिंता का विषय है। और सुप्रीम कोर्ट जब खुद कह चुका है कि विलंबित न्याय से वंचित करने के बराबर है, मगर यहाँ सबसे अफसोस की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में भी जब शर्जील इमाम और उमर खालिद का मामला पहुंचता है तो कुछ और निर्णय दिया जाता है, और वहां जब कोई और मामले पहुंचते हैं, दूसरी बेंचों में कुछ और मामले पहुंचे हैं, तब भी ये धारणा मजबूत हो रही है वहां पर जमानत के आदेश किए गए हैं और इसमें जमानत के आदेश नहीं है। अब अगर हम बात करें जेलों में सरकारी आंकड़ों की, तो वहां भी सामाजिक और धार्मिक समूहों में जेलों में मौजूदगी उनकी आबादी के अनुपात से अधिक है। बुलडोजर कार्रवाई और चुनिंदा शक्ति को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। तो अब अगर हाल के भरत तिवारी और बनाम हम शाहरुख पठान को ले या हिंदू बनाम मुसलमान को ले, तो ये असली सवाल नहीं है, बल्कि सवाल यह है कि क्या हर नागरिक को समान न्याय मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर भारत के किसी में कहीं भी किसी के लिए अगर वो न्याय की मांग करें तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और वही मांग और वही जांच शाहरुख के लिए भी वही होनी चाहिए, वही तरुण के लिए इंसाफ मांगने में होनी चाहिए, और वही सिद्धांत यूसुफ में, आमिर में, रोशन खातून में और अब्दुल सलाम में भी लागू होना चाहिए। मगर बड़ी अजीब बात है कि ऐसा अभी तक नहीं हो रहा है। तो फिर इसके लिए एक स्पष्ट समाधान है कि पुलिस सुधार लागू हो, निष्पक्ष तफ्तीश हो, न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान हो, मुकदमा का त्वरित निस्तारण हो, और मीडिया की तरफ से भी जो मीडिया में भेदभावपूर्ण रिपोर्टिंग होती है, यानी भले ही किसी का जो अपराध है उसका कोई आपराधी का धर्म नहीं होता, अपराध का धर्म नहीं होता, मगर मीडिया जब हेडलाइन बनाती है तो वो कहीं ना कहीं धर्म के आधार पर बनाती है, यकीनन उसका खात्मा होना चाहिए। मैं यही कहूंगा कि लोकतंत्र की ताकत व्यक्ति के नाम, मजहब और जाति में नहीं है, बल्कि उसके संवैधानिक अधिकारों में है। तो न्याय सिर्फ होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि वो होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए। जिस दिन कानून का पैमाना बदलता हुआ नजर आने लगे, उस दिन किसी एक समुदाय का नहीं, बल्कि वो फिर पूरे संविधान का नुकसान होता है। इसलिए मांग भी एक जैसी होनी चाहिए, समान कानून, निष्पक्ष तफ्तीश, पारदर्शी न्यायिक व्यवस्था और संविधान की सरबुलंदी। मैं इस पहले चरण की बात को इस पर खत्म करूंगा कि न्याय अदालत से और फैसला कानून से और हुकूमत संविधान की होनी चाहिए। यही हमारे लोकतंत्र की असली पहचान है
और इसी पर हमारे देश के लोग गर्व करते हैं। और जो इस पर छोटी मोटी चोटें आई है, इसमें जो धारणा थोड़ी बहुत बदली है, मैं चाहूंगा कि वो धारणा फिर से बदले और हमारा देश उस पुरानी हालत की तरफ लौटना चाहिए। नहीं, बिल्कुल आपने बहुत खूब कहा कि न्याय और संविधान से देश चलेगा और सारी चीजें सही रहेंगी तब। लेकिन आपने अभी हाल फिलहाल में देखा होगा, कुछ सालों से लगभग 2016, 17, 18, 19 के बाद में जो चीजें चली हैं, कोई भी व्यक्ति आता, किसी के भी धर्म गुरु या कहें कि पैगंबर या कहें कि मतलब किसी के पैगंबर के बारे में आन करके अभद्र टिप्पणी करता है और वो फिर आज़ाद घूमता है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसको गिरफ्तारी होती है तो 2 या 3 दिन के बाद में उसको बेल मिल जाती है, फिर वो आज़ाद घूमने लगता है और उससे ज़्यादा बाहर निकल के वो जहर उगलता है। हाल फिलहाल में ही आपने देखा होगा, एक लड़की है, जिस तरीके से वो उसने अभद्र भाषा का प्रयोग किया मुसलमानों के पैगंबर के बारे में, लेकिन उसके बाद में कुछ FIR हुई हैं, लेकिन उस FIR के बाद में भी इतनी धीमी रफ्तार के साथ में गिरफ्तारी का काम किया जा रहा है, जिस तरीके से समझ लो उसका कोई भी गुनाह ना हो। लेकिन वहीं अगर कोई दूसरे समुदाय का सदस्य होता, कोई भी व्यक्ति होता, तो उसका हो सकता था अब तक मेरे ख्याल से बुलडोजर चल चुका होता। इसमें आपका क्या मानना है कि इसमें क्या परेशानियां हैं? क्या कोई कानून की मजबूरी है कि गिरफ्तार नहीं कर रहे, या फिर सरकारी प्रेशर है, यानी कि सरकारों का प्रेशर है? दरअसल आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया है और जो अब तक बात हुई है उसी को आपने और मजबूती देने की बात की है। लेकिन आप केवल एक घटना की बात कर रहे हैं कि किसी के खिलाफ कार्रवाई में क्यों देरी हो रही है। मैं तो इसका एक और रुख भी, जो हो सकता है आपकी नजर से बचा हो, मैं उसको आपके सामने रखना चाहूंगा और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अपने तमाम देश और दुनिया के जो भी लोग आपके चैनल को देखते हैं उनके सामने रखने की बात करूंगा। और वो इस तरह से रखने की कोशिश करूंगा कि हम जो जनता के लोग हैं, वो लोग भी अपनी प्रतिक्रिया में बहुत भारी फर्क का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी प्रतिक्रिया भी पीड़ित का धर्म देखकर बदल जाती है, मुजरिम का धर्म देखकर बदल जाती है। और कमाल तब होता है जब हम लोग, जनता, किसी अपराधी का उसकी जमानत मिलने पर या जेल से छूटने पर स्वागत करती। एक 13 साल के बच्चे के कातिल तनीम बास्तिक के स्वागत की तस्वीर मैंने देखी। एक तो बहुत दिन वो अपने आप की पहचान छुपाए रहा, उसको सजा हो गई थी, लेकिन क्योंकि वो अपने आप को एक्स मुस्लिम कहता था और मुस्लिम धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करता था, तो इसलिए वो कुछ लोगों का प्यारा हो गया और वो इतना बड़ा प्यार उस पर आया कि वो दोबारा से पकड़ा गया और जब छूट कर आया तब भी उसका स्वागत हुआ। तो फिर मुझे याद आया कि उस बिल्किस बानो के केस में जिन लोगों को सजा हुई, उन लोगों का सजा के बाद पैरोल नियम विरुद्ध तरीके से स्वीकृत किया गया और उनका स्वागत हुआ। अब ऐसे ही मैंने देखा राम रहीम का पैरोल का जश्न मनाया गया, आसाराम के समर्थक भी उमड़ पड़े और बुलंदशहर में एक दरोगा के कातिल का भी स्वागत जुलूस निकाला गया। कठुआ के केस में आरोपियों के समर्थन में रैलियां निकाली गई और उसमें सरकार के मंत्री शामिल हुए। उन्नाव मामले में भी जो मुजरिम है उनके समर्थकों की कमी नहीं है और जो मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे उसके भी आरोपियों का स्वागत हुआ और जो बिहार में रोजेदार रोशन खातून के कथित हत्यारे हैं उनकी भी जो जमानत मिली तब भी उनका जुलूस निकाला गया। ये तो ट्रेंड बहुत ही आगे बदल गया है। तो जब हम अपराधियों का स्वागत करेंगे, उनका धर्म देखकर उनका स्वागत करेंगे और उनके जुर्म को भूल जाएंगे, तो यकीनन ये बहुत बड़ा सवाल बनता है। मैं जिस मजहब का मानने वाला हूँ उस मजहब की सबसे जड़ कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि जिसने एक बेगुनाह को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। तो इसमें कहीं भी ये बात नहीं लिखी है कि मुसलमान का कत्ल किया, कि हिंदू का कत्ल करने वाला, कि सिख का कत्ल करने वाला, कि ईसाई का कत्ल करने वाला। यहाँ पर साफ कह दिया गया कातिल कातिल है या बलात्कारी बलात्कारी है, यानी मुजरिम मुजरिम है।
अब उसका नाम चाहे सलीम हो, कुलदीप हो, जीतू हो, आसाराम हो, राम रहीम हो, ये जो नाम बदलने से नहीं बदलता, या ऐसे ही जिसकी बात की जा रही है, जिसका आपने नाम लिया नाजिया इलाही, भले ही वो नाम उसने ये रख रखा है, मैं तो समझता हूं ये औरत तो ये नाम रखकर भी धोखा देने की बात कर रही है। इसे अपना नाम भी बदल लेना चाहिए और इसको बाज़ाब्ता ऐलान कर देना चाहिए कि मेरा इस वक्त धर्म कौन सा है। ये कहीं ना कहीं नाम से लोग धोखा खाते हैं और इसको मुसलमान समझते हैं। सबसे पहले इसे, अगर ये मुसलमान है तो इसको अपने मुसलमान होने का सबूत देना चाहिए, क्योंकि इस्लाम के पैमाने पर तो ये कहीं से भी मुसलमान साबित ही नहीं होती है। मगर अफसोस ये है कि हम तमाम लोग कहते हैं कि जुर्म का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन कई बार जब हमारी प्रतिक्रिया और जब हेडलाइन ये मजहब से बनने लगती है तो फिर मुजरिम भी हीरो बनने लगता है, वो हीरो दिखाई देता है। और खासकर जब हमारी कौम का कोई अगर मुजरिम हो तो हम उसको हीरो बना लेते हैं, और दूसरी कौम का अगर पीड़ित भी हो तो हम उससे कोई हमदर्दी नहीं दिखाते हैं। हमें यहाँ पर याद रखना चाहिए कि जिस समाज में मुजरिमों को माला पहनाई जाने लगे तो वहां इंसाफ सिर्फ कमजोर नहीं होता, बल्कि इस इंसाफ की कमजोरी से इंसानियत भी शर्मसार होने लगती है। इसलिए न स्वागत किसी सलीम का होना चाहिए, न किसी आसाराम का होना चाहिए, न राम रहीम का होना चाहिए, न किसी दंगाई का, न किसी बलात्कारी का, न किसी कातिल का। हम सबको बिना किसी भेदभाव के अगर साथ देना चाहिए तो सिर्फ पीड़ित का साथ देना चाहिए, किसी कीमत भी मुजरिम का साथ नहीं देना चाहिए। अगर हम अपने इस रवैये में जो इस वक्त चल रहा है, अगर इसमें पूरी तरह सुधार करने में कामयाब नहीं हुए तो आने वाली नस्लें हमसे पूछेंगी कि जब इंसाफ का जनाजा निकल रहा था तो तुम पीड़ित के साथ थे कि मुजरिम का स्वागत करने वालों में थे। तो यकीनन मैं चाहता हूं कि हम इतिहास में मुजरिम का स्वागत करने वालों में दर्ज न हो, बल्कि पीड़ित का साथ देने वालों में ही दर्ज होने चाहिए। और किसी भी तरह से अगर कोई भेदभाव हो रहा है तो उसके मिटाने में हमारी भूमिका होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा अगला सवाल ये है, जिस तरीके से आप बता रहे हैं सारी चीजें आपने पानी की तरह बताई हैं, मेरा अगला सवाल ये है कि जेल नियम और बेल अपवाद क्यों बन गया है? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जमानत मिलना अधिकार है और जेल भेजना अपवाद होना चाहिए, फिर क्यों निचली अदालतें हर संवेदनशील मामले में जमानत खारिज कर देती हैं और एक आम नागरिक को हाईकोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं या उससे ऊपर अदालत के लिए जाना पड़ता है? इस तरीके से आपको पता है कि गंगा वाले मामले में, जो गंगा में चिकन पार्टी को लेकर के, अवतार पार्टी को लेकर चीजें हुई थी, और कई सारे केस ऐसे हैं जो निचली अदालतों में चल रहे हैं और उनको जमानत लेने के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ता है। तो ऐसा क्यों है? हमारा जो देश है, मैंने उसका एक पूरी प्रक्रिया आप लोगों को समझाने की कोशिश की। ओरिजिनली हमारे देश के संविधान में जो न्यायिक व्यवस्था है उसका एक खास उसूल ये है कि भले ही 99 गुनहगार छूट जाए मगर कोई भी बेगुनाह सजा नहीं पाना चाहिए। मगर इस समय जो न्यायिक प्रक्रिया में चयन की प्रक्रिया है वो इस वक्त सबसे ज्यादा विवादित हो गई है। और पहले चाहे वो न्यायिक प्रक्रिया हो या जो संवैधानिक संस्थाएं हो, उनमें ये देखना पड़ता था कि कोई खास विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति तो नहीं है और वो उसके लिए अयोग्य माना जाता था। मगर अब पिछले काफी समय से खास विचारधारा के लोग हमारी न्यायिक व्यवस्था में और हमारी उन संवैधानिक संस्थाओं में शामिल हो गए, और उसी की वजह से ये शिकायत केवल निचली अदालत में नहीं है बल्कि बहुत सारे मामलों में बड़ी अदालतें भी फैसलों को जो असली होने चाहिए, जिससे पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं फर्क दिखाई देने लगा है। मेरा मंशा यहाँ अदालतों की अवमानना करना नहीं है, मगर मैं उस खास बिंदु की तरफ सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, क्योंकि आपने सवाल यही पूछा कि ऐसा क्यों होने लगा है। तो जैसे ही किसी संवैधानिक पद पर कोई व्यक्ति तैनात हो और वो किसी भी तरह से तैनात हो, वो उसके लिए एक शपथ उठाता है, उसमें वो
ये ऐलान करता है कि मैं कोई भी भेदभाव नहीं करूंगा, मगर अगर वो भेदभाव करने लगे, अगर वो किसी लालच से काम करने लगे, तो यकीनन वो अपने न पद के साथ इंसाफ करता है, और अगर इंसाफ की उसके पास जिम्मेदारी है तो वो उस इंसाफ से हट जाता है। कहीं ना कहीं वो जो ऐसे लोग हैं जिनकी तादाद पहले बिल्कुल ना के बराबर थी, मगर अब इनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है, इसलिए ऐसी शिकायतें अब ज्यादा दिखाई देने लगी हैं। यकीनी तौर पर ये चयन प्रक्रिया बदली जानी चाहिए, और मैं बड़ी वसूख के साथ यहां अब ये मांग कर रहा हूं कि अगर सरकार सचमुच भेदभाव का समापन चाहती है और सचमुच इंसाफ की पैरोकार बनना चाहती है, तो जजों की नियुक्ति प्रक्रिया भी बदली जाए, और संवैधानिक संस्थाओं में भी जो लोग तैनात किए जाते हैं उसमें कहीं ना कहीं सरकार के निष्ठावान लोगों के बजाय कोई ऐसी प्रक्रिया बने जो किसी भी दल से जुड़ी हुई ना हो, किसी भी सत्ता से जुड़ी हुई ना हो। वो लोग उस सत्ता के वफादार ना बने, बल्कि न्यूट्रल लोग भी उसमें तैनात होने लगे, तो फिर ये शिकवा शिकायत बिल्कुल नहीं रहेगा। वो तमाम संवैधानिक संस्थाएं हमारी उस पक्षपात से पूरी तरह पाक हो जाएंगी, और उसी में हमारे देश की भलाई होगी, जनता की भलाई होगी, और हमारे देश की संवैधानिक संस्थाओं का रुतबा बुलंद होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उस्मान साहब, मैं आपसे एक सवाल और लेना चाहता हूँ। जिस तरीके से आज राजनीतिक तौर पर ये सारी चीजें हो रही हैं, मुसलमानों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ, दलितों के साथ, राजनीतिक तौर पर अगर ये लोग बीजेपी के साथ, ये जो इस वक्त सत्ता में पार्टी है, उसके साथ चले जाए तो हो सकता है ये परेशानी उनको ना आए। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर, ये नेशनली लें तो कांग्रेस पार्टी, ये लगातार मुसलमानों के वोटों पर एक तरीके से ये लेती ही आई हैं पार्टियां, लेकिन कभी ये देखने के लिए नहीं मिलता जिस तरीके से अगर मुसलमानों के खिलाफ कोई बात होती है तो ये पार्टियां, क्योंकि मैं पढ़ रहा था इस जगह कि 24 राज्यों में कांग्रेस पार्टी के एमएलए हैं, किसी में 2 हैं, किसी में 20 हैं, किसी में 14 है, इस तरीके से एमएलए लगभग 24 राज्यों में हैं और लगभग संगठन से भी बहुत ज्यादा मजबूत है पूरे देश के अंदर, पुरानी पार्टी है। समाजवादी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में बूथ लेवल पर काफी मजबूत मानी जाती है, लेकिन कोई भी ऐसी बात या कोई भी ऐसा एमपी एमएलए ये केस क्यों नहीं करवा पाता है ऐसे नफरती लोगों के पास, ताकि उन लोगों को भी थोड़ा सा इसका एहसास हो कि इनके साथ भी कोई ना कोई खड़ा है। मुसलमानों को यूं मतलब तरीके लावारिस की तरह से क्यों छोड़ दिया जाता है, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो, या फिर बिहार में लालू यादव की पार्टी हो आरजेडी, ये क्यों लावारिसों की तरह मतलब अनाथ की तरह एक तरीके से छोड़ देती हैं? क्यों इनके मुद्दों पर निकल करके सामने नहीं आती? इनके एमपी एमएलए जो मुस्लिम हैं किसी और से नहीं करा रहे, उनसे केस करा दिया करें जिस तरीके से मुसलमानों पे केस हो जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या वजह रहती होंगी इनकी? वैसे जहां तक आपके इस सवाल का ताल्लुक है, बेहतर है इस पूरे विषय पर आप एक दिन अलग ही रखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मोटे तौर पर फिर भी आपने यहाँ इतनी बात रख ली है, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इस सब पर तो बड़ी गंभीरता से बात करनी होगी कि हमारा समाज अब अपने इस देश में, जो पूरे देश में 14% हिस्सेदारी रखता है, वो राजनीतिक ही तौर पर नहीं बल्कि हर क्षेत्र में अपनी उस हिस्सेदारी को गंवा चुका है, और उस सब के लिए उसे केवल उन्हीं से उम्मीद नहीं करनी चाहिए वो जिनको वोट देता रहा है, बल्कि उसे खुद भी एक ऐसा विचार करना पड़ेगा कि हर चीज में और हर क्षेत्र में किस किस तरह से उसको करना चाहिए और कौन सी रणनीति बनानी चाहिए। मैं चाहूंगा कि इस विषय पर आप एक अलग से वो रखें और उसी पर ज्यादा बेहतर रहेगा। बहुत थोड़े वक्त में इस सब पर मैं ये बात कहना नहीं चाहता कि मैंने किस पार्टी की ज्यादा। चलिए फिर हम लोग बात करेंगे किसी और मुद्दे के साथ। जिस तरीके से हमने उस्मान साहब ने कहा कि इसके लिए एक अलग डिबेट रखी जाए कि ये पार्टियां जो है मुसलमानों दलितों का वोट लेती हैं और बात नहीं कर पाती हैं। तो मोहम्मद उस्मान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, और ऐसे ही मुद्दों के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे, आपसे बात करते रहेंगे और जनता तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे, ताकि आखिरी कतार के लोगों को हमारे एपिसोड और उनको थोड़ा बहुत फायदा मिल सके, जिससे आने वाले वक्त में उनको भी ये महसूस हो सके कि हम किस जगह कहाँ खड़े हैं और इसको यहाँ से कैसे निकलेंगे। आप देख रहे थे जनसोच, बहुत बहुत शुक्रिया।